आपके सपने ने 20 साल का एक बड़ा वनवास काटा। हो सकता है कि मेरे शब्दों से आप सहमत ना हो। जहाँ तक हार्टी की पीड़ा की बात है, ऑब्वियसली ये बढ़ता गया क्योंकि कहूँगा कि 20 साल क्यों लग गए इस फिल्म को बनाने के लिए। कि आपने कहीं पर भी डाल दिया और ऑडियंस ने आपको देख लिया। आप जो सवालों की सुई है ना, वो मेरे दिमाग के अंदर मतलब टिक 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 टिक। हार्टी को आप दया भावनाओं से ना देखें। कुछ लोग खुद को सिरमौरी कहना पसंद नहीं करते। विचार आपके भी अच्छे नहीं लग रहे हैं ना। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि कुछ नया आने वाला है। ये तो वक्त बताएगा। कहते हैं कि घर वालों ने बड़े विवेक से साहब का नाम विवेक रखा, लेकिन उनका विवेक किस हद तक का है, इस बात की आज चर्चा होनी चाहिए। 20 साल किसी चीज़ ने, उस चीज़ का जिक्र हम आगे करेंगे, उस चीज़ ने 20 साल का वनवास काटा, लेकिन जब घर वापसी हुई ना, वो बड़ी शानदार थी। 20 साल की तपस्या के बाद किसी को बड़ा इनाम मिला। तो नमस्कार आप सभी का, आपके साथ मैं संजीव हूँ। कैमरे के पीछे हमेशा की तरह हमारे सहयोगी मंजीत सिंह की मौजूदगी। माया नगरी मुंबई से कोई चेहरा आया है, हमें पता लगा तो हमने उन्हें लपक लिया। अब वो कैमरे की जद में है। सवाल होने चाहिए, कठोर होने चाहिए। सवालों का जवाब सुनिएगा। अब आप, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। विवेक साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक यू आपका और आपकी टीम का मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। मिलने से आप मिलते नहीं हैं। हमने कहा कि भैया मौका अच्छा है, छोड़ा ना जाए इस बार बस। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब भी आप मिलना चाहें, मैं भी आपसे काफ़ी, मेरे को अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम देखना, तो मिलना ही चाहता था। तो आज ये संजोग बना तो बहुत अच्छा लगा। 20 साल कम नहीं होते। मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा, आपके सपने ने 20 साल का एक बड़ा वनवास काटा, और जब उसका इनाम मिला तो शायद वो, हम ये कहें कि असर शायद ज़्यादा था, और चेहरे पे मुस्कुराहट मैं पढ़ पा रहा हूँ। नहीं, ऑब्वियसली जब किसी चीज़ का जब आप किसी जर्नी पे निकलते हैं और डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो एहसास बहुत सुखद होता है। आप हार्टी फिल्म की बात कर रहे हैं तो मैं दर्शकों से ये शेयर करना चाहूँगा कि ये जर्नी जो थी वो 2002 में एक्चुअली ये बीज हमने बोया था। और कफोटा के एक रेस्ट हाउस में हमने प्लान किया था कि हम एक फ़िल्म बनाएं और अपनी जो हाटी कल्चर है वो दुनिया को दिखाएं। और तब भी इसका नाम हाटी भी एग्जिस्ट था। और आज 20 साल बाद जब हम इसको पब्लिक में लेके आए हैं और आज हमारे हाटी समुदाय को जब ये दर्जा मिला है, तब भी इस फिल्म का नाम हाटी भी एग्जिस्ट है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो 20 साल का सफ़र रहा है। हो सकता है कि मेरे शब्दों से आप सहमत ना हो। कहते हैं कि जब कोई माया नगरी मुंबई जाता है ना, तो सच में वो माया नगरी मुंबई में घुल जाता है। आप माया नगरी मुंबई पहुंच गए हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो आपकी पीड़ा थी गिरिपार के प्रति और गिरिपार के हक के प्रति, वो पीड़ा लगातार बढ़ती गई, या फिर कुछ और सर? नहीं, बिल्कुल बढ़ती गई। मतलब माया नगरी बोलते हैं उसको, माया नगरी हो भी सकती है, मैं उसको मुंबई ही मानता हूँ। आज की डेट में जब वर्चुअली पूरा दुनिया जो है वो साथ में है, तो हर, चाहे वो पौंटा साहब हो चाहे वो मुंबई हो, सब एक ही तरीके की सोच है, एक ही तरीके का सबको अवेयरनेस है। जहाँ तक हार्टी की पीड़ा की बात है, ऑब्वियसली ये बढ़ता गया क्योंकि वो एक मुकाम तक नहीं पहुँच रहा था। चाहे वो कितने लोगों ने स्ट्रगल किया हो, वो सिर्फ वो स्ट्रगल नहीं है कि लोगों ने उसके लिए आवाज़ उठाई हो, ये वो लोगों का भी स्ट्रगल है जिन्होंने अपने पीठ पर वो बोझा लेके रोड्स पे नंगे पाँव चले हैं, ये सोच के कि शायद यही हमारी नियति है। उनको ये नहीं मालूम था कि ये हम लोगों को हमारे क्या हक हैं, तो उनकी भी पीड़ा रही है। तो वो जब चीज़ नहीं बदल रही थी, मैं आता रहता हूँ, गिरी पार भी जाता रहता हूँ, लेकिन कभी मुझे कोई वो चेंज दिखा नहीं। हल्का फुल्का चेंज दिखा जब रोड बन गई। रोड बनना बहुत अच्छी बात थी और रोड बनी भी, लेकिन फिर रोड बनने के बाद उखड़ी भी, वो भी आपको मालूम है। लेकिन हाँ, लोगों का जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे वो पीड़ा और बढ़ती गई। कितना मुश्किल था जब आप किसी चीज़ को कैमरे की फ्रेम में लेते हैं, जब मोबाइल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, हाँ जी,
तकनीकी रूप से मतलब अगर पहले की हम बात करें, जो सफ़र आप तय करके आए हैं, सारी चीज़ें इतनी मतलब अपग्रेड नहीं थी। आज के अगर आप चीज़ों को देखें, मुश्किल था इस सपने को फ्रेम में लाना, तैयार करना और सामने लाना। जब आप बात करते हैं किसी सिल्वर स्क्रीन की आप बात करते हैं, तो उस समय के लिहाज से अगर हम दोनों का अगर हम अंतर निकालें, नतीजा सर निकलता क्या है? देखिए, इसमें मैं ऑब्वियसली ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि 20 साल क्यों लग गए इस फिल्म को बनाने के लिए, कि जब आपने बीज बोया तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं लगना चाहिए। देखिए, जब हमने ये बीज बोया था 2002 में, जब हमने ये सोचा था कि हम इस तरह की फ़िल्म बनाएं, तब आपके पास इतने इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे, इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हुआ करते थे कि आपने मोबाइल उठाया और कुछ शूट कर लिया, या आपने इजी नहीं था। आपको बड़े कैमरास चाहिए होते थे, आपको फंडिंग चाहिए होती थी, कुछ ही प्लेटफॉर्म थे, यूट्यूब नहीं था, व्हाट्सएप नहीं थे कि आपने कहीं पर भी डाल दिया और ऑडियंस ने आपको देख लिया। आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता था, और वो या तो दूरदर्शन था, या टीवी था, या बीबीसी वगैरह इस तरह का था। और हम लोगों का उस समय भी प्लान यही था कि हम एक बड़े इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म को अप्रोच करें, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो सीएनएन हो, या जो भी वो करना चाहें। लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाया। उसका रीज़न ये था कि हम उस टाइम ऑब्वियसली उतना पता भी नहीं था, हम लोगों ने भी शुरुआत ही करी थी। मैंने तो एकदम ही शुरुआत करी थी, मैं 22-23 साल का था, और वो जर्नी हमें मालूम नहीं थी, तो वो काम नहीं हो पाया। लकीली जब मैंने ये शुरू किया तब तक मोबाइल भी आ चुके थे, और तब तक हम और ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध हो गई थी, तो इजी हो गया था। हालांकि अगर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस फिल्म में हमने किसी क्रू का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं ही अकेला कैमरामैन था, मैं ही साउंड कर रहा था, और मैं ही जाके वहाँ पर एडिट भी कर रहा था। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन मज़ेदार सफ़र था। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने किसी दुविधा थी मुझे कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा ये पैशन था, मुझे ये करना था, और मैंने ये किया। मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर थी कि मेरे को ये फ़िल्म बनानी है। हालांकि इसमें कई लोगों ने और जुड़ना था, जो नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश, लेकिन हम रुके नहीं। हमने जब ये प्लान बना लिया कि अब तो शूट करना ही करना है, अदरवाइज़ देयर इज़ नो लुकिंग बैक, हम गए और हमने शूट किया और फिल्म बनी। जो सवालों की सुई है ना, वो मेरे दिमाग के अंदर मतलब टिक 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 करके चल रही है। टाइमिंग में मैं आता हूँ। जो हार्टी का मसला ठंडे बस्ते के अंदर पड़ा था, या ये कहे कि जो फाइल थी वो धूल से जो है वो लबालब थी। आपकी डॉक्यूमेंट्री आई, हमने रिज को झूमते हुए देखा, हमने सिरमौर को झूमते हुए देखा, हमने हिमाचल को झूमते हुए देखा, हमने देश और दुनिया में हार्टी के अल्फाज को जो है नज़दीक से देखा। लहर उठी, असर दिखा। मैं टाइमिंग पर सवाल क्यों न करूं सर? नहीं, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन कोई भी जहाज़ हो, चाहे वो कोई भी बड़ी बिल्डिंग हो, वो किसी एक पुर्जे या किसी एक ईंट की वजह से नहीं होता है, उसमें सबका योगदान होता है। अगर मेरी फ़िल्म ने उसमें कुछ भी योगदान दिया है, तो मेरा फ़िल्म बनाना सक्सेसफुल हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि फ़िल्म के टाइमिंग्स आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल करेक्ट थे। अभी लास्ट नवंबर में हमने रिज में जो है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, गेटी थिएटर में जब ये रिलीज़ हुई थी, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, और गेटी में फ़िल्म आना किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं है। और वहाँ मेरे को पूरा सपोर्ट मिला। मतलब वहाँ इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला के जो पुष्पराज जी हैं, उनका, देवकन्या जी वगैरह सब लोग का बहुत सपोर्ट मिला। और मैंने यहाँ पर हार्टी समिति को बोला भी था कि हमारी फ़िल्म हिमाचल में पहली बार प्रदर्शित हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा सपोर्ट मिले। कुंदन सिंह शास्त्री जी अपना काम छोड़ के वहाँ पहुँचे, और रिज पे जो यूथ था, आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा का पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, और लोग नाटी जो है वो पेश की, उन्होंने नाटी की, वहाँ पर नाटी डाली। और लोग जो नहीं भी जानते थे हाटियों के बारे में, वो उत्सुक थे कि ये लोग कौन है, ये लोग कौन है, क्योंकि रिज पे बहुत टूरिज़्म की वजह से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, और ये लोग पूरा नाटी डाल रहे थे, और वहाँ लिखा हुआ था हाटी वी एग्जिस्ट फिल्म में। तो लोगों की उत्सुकता बढ़ रही थी, ये लोग कौन है। और लोगों को ये भी पता था कि इनकी कुछ डिमांड्स हैं, तो वो जानना चाह रहे थे इनकी क्या डिमांड है। तो वहाँ पर एक उत्सुकता थी और एक जिज्ञासा थी
जिसने हो सकता है कि मतलब लोगों में वो अवेयरनेस हार्टी के प्रति दी हो। तो अगर ये काम आया है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सार्थक होता है बनाना। एक तर्क है आपका, आप कहते हैं कि भैया जो हाटी है ना, हाटी को आप दया भावनाओं से ना देखें, बिल्कुल आप दर्द ना दिखाएं। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। आप उस भावना से ना देखें। हाटी सिर्फ और सिर्फ एक विरासत है, एक कल्चर है, एक संस्कृति है, उसे संजोने की ज़रूरत है। तर्क क्या है सर आपका? देखिए, ऐसा है कि दया भाव किस लिए, किस बात का दया भाव? हमारी जो हाटी कल्चर है बहुत रिच है। मतलब आप ये देखो कि एक एक चीज़, मतलब अभी तो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अगर मैं एक पॉइंट उठाऊंगा तो उस पर एक फिल्म बन जाएगी। मतलब अभी तो ये एक निरंतर प्रोसेस है। एक डॉक्यूमेंट्री हार्टी वी एग्जिस्ट एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना ज़बरदस्त कल्चर है जो हार्टी होते हुए मेरे कई दोस्तों को नहीं दिखता है, क्योंकि वो हार्टी हैं, उनको नहीं दिखता है। मैं हार्टी नहीं हूँ, मुझे दिखता है कि मतलब वहाँ का जो रिच कल्चर है, जो वहाँ का खान पान है, जो वेशभूषा है, जो रहन सहन है, उसकी एक अलग ब्यूटी है। तो जो हाटी को इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे जो मकान है वो कच्चे हैं या लकड़ी के हैं, इसलिए आप दया भाव से देखेंगे। क्यों दया भाव से देखेंगे? उस मकान के लकड़ी का होने के पीछे भी एक कारण है, ठीक है? तो मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरी फिल्म देखने के बाद मेरी ऑडियंस कहीं से ये नहीं कहती कि बेचारे हार्टी, वो कहीं नहीं कहती। उनको पता है कि ये स्ट्रगलर हैं, इन्होंने स्ट्रगल किया है, अचीव किया है, दे आर फाइटर्स एंड दे विल फाइट। और हम फाइट करते आ रहे हैं। अगर इस भी मुद्दे पे अगर आप देखें, हार्टी मुद्दे पे भी किसी ने भी एजिटेशन से काम नहीं किया है। कहीं पर भी आप नहीं ये देखेंगे कोई हिंसा हुई है, कोई बड़ी ही संयम बरतते हुए काम हुआ है। तो दया भाव किस बात का? दया भाव तो आना ही नहीं चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरी ऑडियंस से भी जब बात होती है तो कहीं भी वो ये नहीं कहते कि बेचारे हार्टी है, इनको अरे मिल जाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि अरे कितना प्यारा कल्चर है, हमें क्यों नहीं पता? दिल्ली में बैठे हुए लोगों को नहीं पता कि 250 किलोमीटर दूर की एक हार्टी कम्युनिटी जो एग्जिस्ट करती है। बतौर पत्रकार मैं आपसे माफ़ी मांगूं कि मीडिया को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, मैं बड़े भारी मन से कह रहा हूं, हम लोग उस भूमिका को निभाने में असफल रहे। जिस चीज़ को बहुत पहले पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम लोगों ने देरी कर दी। हर चीज़ का एक जो है वो जर्नी होती है संजीव भाई। किसी चीज़ में कभी देरी नहीं होती, जिसका जब राइट टाइम होता है तभी होता है। मीडिया की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट रही है और कई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब बहुत मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मतलब बहुत सारे शहरों और प्रदेशों से ज़्यादा एडवांस हमारा हिमाचल और हमारा ये जो सिरमौर का मीडिया है रहा है, बहुत प्रोग्रेसिव है। और अगर आप उसकी देरी कहते हैं तो मैं शायद हो सकता है कंप्लीटली एग्री तो नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं जो फैक्टर्स। देखिए, जिस ख्वाब को विवेक साहब ने देखा या जिसे आपने अमली जामा पहनाया, उसे उस मुकाम तक पहुंचाया, कई विवेक तिवारी हो सकते थे जो सोच सकते थे, इस सोच को जो है सही जगह पहुंचा सकते थे। उसका एक और रीज़न भी है कि बहुत सारे लोग जो करना चाहते रहे होंगे, उनके पास हो सकता है वो टेक्निकल सपोर्ट ना भी रहा हो। मैं क्योंकि ऑलरेडी 2-3 फिल्में कर चुका था, डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ चुका था, मेरी जो एजुकेशन भी हुई है वो इसी फील्ड में हुई है, तो टेक्निकली क्या हो रहा है वो मुझे मालूम था। चीज़ें बहुत रफ्तार से बदली हैं। टेक्निकली भी आपको मालूम है कि पहले हम लोगों को कैमरा के लिए कितने जद्दोजहद करनी पड़ती थी, आज की डेट में इट्स वेरी इजी। तो ऐसा नहीं है, टेक्निकली हो सकता है मेरे को, क्योंकि ज़्यादा अवेयर था मैं और ज़्यादा मेरे को एक्सपीरियंस था, हो सकता है उस वजह से वो मेरे को ये पक्का यकीन है कि बहुत लोगों ने ये मन में ज़रूर होगा कि हम कोशिश करें और किसी कारणवश वो नहीं कर पाए। और मेजर उनकी नीयत पे मैं शक नहीं करूँगा, हाँ टेक्निकली हो सकता है वो। ये लोग कह रहे हैं कि भैया जो है ना, विवेक तिवारी साहब ने ब्रिज बड़ा अच्छा बनाया था और ये जो आवाज़ है वो गूंजी है, और जिन कानों तक पहुंचनी चाहिए थी, सलीके से पहुंचनी चाहिए थी, उन कानों तक पहुंची है ना सर? क्या आपको लगता है कि आपकी भूमिका के बाद
लाग लपेट नहीं कर रहा हूँ, आपकी भूमिका के बाद एक रफ्तार आई है। अ, फिल्म बहुत पावरफुल मीडियम है, बहुत पावरफुल मीडियम है। फिल्म को बनाने वाला सर? अपना काम कर रहा है, ये मेरा काम है। और अगर मैं कुछ और करता, मतलब आपका काम तो वेब सीरीज बनाने का भी था, दिखाइए ना सर तमाम चीज़ें, दुनिया क्या देखना चाह रही है, किस मुआयने में हम लोग खड़े हैं। नहीं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए वो ब्रेड एंड बटर है। वेब सीरीज़ बनाना, चाहे वो टीवी सीरीज़ बनाना, फिल्में बनाना, वो ब्रेड एंड बटर है। वो एक काम है, वो आपको कमीशन होता है, वो आप काम करते हैं। दिल आप गिरिपार के किसी पेड़ में अपना टांग गए, खुद आप मायानगरी मुंबई निकल गए, निकाल लीजिए सर, अब तो बहुत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैं दिल अब है, लग गया है तो अब कुछ नहीं कर सकते उसमें। मैं तो और कोशिश करूँगा कि किसी और सब्जेक्ट को लेके मैं गिरिपार पे ही बनाऊँ। और सिर्फ गिरिपार पे ही क्यों, सिरमौर पे और भी चीज़ों पे बहुत बहुत सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, बहुत कंटेंट है। और मैं तो चाहूँगा, क्योंकि अब फिल्म मेकिंग बहुत ईजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ टेक्निकली अब बहुत एडवांस हो चुका है। तो मैं ही क्यों, कोई भी कैमरा उठा के किसी भी सब्जेक्ट पे बना सकता है, और क्यों ना बनाए। जब आपके पास वो सहूलियत है तो लोगों को आगे आना चाहिए। क्योंकि मैं बोलूँगा, फिल्म मेकिंग, ऑडियो विजुअल इज़ द पावरफुल, वेरी पावरफुल मीडियम टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट। और लोग देखना चाहते हैं, मतलब लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं। मैं कुछ चीज़ों को लेकर फिर मैं कहूँगा, कुछ लोग खुद को सिरमौरी कहना पसंद नहीं करते, कुछ लोग खुद को पहाड़ी कहना पसंद नहीं करते। ऐसे में पोंटा के अंदर रहने वाला एक ही युवा है ना जी, खून से यूपी, आजमगढ़ और दिल से हिमाचली है ना जी, दिमाग से भी हिमाचली। जिस चीज़ को आप करने में आए, जिस चीज़ को आपने समझा, पॉसिबल कैसे हुआ सर कि आपको लगा कि नहीं भैया गिरिपार नज़दीक है, मैं इसे अप्रोच करूं, या फिर उस कल्चर से आप कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड है? नहीं, गिरिपार से मेरा प्यार आज का नहीं है, आपको मालूम है, सदियों का रहा है। मेरे फादर ने पूरी अपनी जवानी जो है वो गिरिपार में ही लगाई है। विचार आपके भी अच्छे नहीं लग रहे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पापा को देखा है कि किस तरीके से उन्होंने अपना स्ट्रगल किया है, और धूल धूसरित होके वो चूने में लथपथ। लोग भी बताते हैं, मैंने भी देखा है, वो मोटरसाइकिल से यहाँ से जाते थे, और वो थे, लोगों ने बहुत सम्मान दिया है, प्यार दिया है वहाँ के लोगों ने। मैं पापा के साथ जाता था गिरिपार, और मैं वहाँ कल्चर से ऑब्वियसली बहुत इंस्पायर होता था। लोग बहुत प्यार करते थे। ये रिटर्न गिफ्ट है गिरिपार के लिए? नहीं, रिटर्न तो गिफ्ट मैं कभी दे ही नहीं सकता, वो ऋण मैं कभी चुका ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मेरे पास कोई कला है, कोई टेक्निकल मेरे में ज्ञान है, तो मैं चाहता हूँ मेरा गिरिपार से ज़्यादा लोगों को ये बताना है, जो लोग नहीं जानते इस कल्चर के बारे में, इन लोगों के बारे में, कि जानिए कि एग्जिस्ट करते हैं। लोग कह रहे थे कि भैया अगर भैया गिरिपार को समझना है ना, तो विवेक तिवारी साहब की डॉक्यूमेंट्री देख लीजिएगा। वो पल भी हमने देखा कि एक तरफ से आगाज़ हुआ, जैसे ही दिल्ली से जो है ग्रीन सिग्नल मिला, तो तुरंत जो है सीएम साहब ने जो है आपकी वीडियो को ट्वीट किया। एहसास जानना चाह रहा हूँ मैं, आपकी फीलिंग को हिंदी में महसूस करना चाह रहा हूँ मैं, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए क्या है कि फिल्म ऑब्वियसली जब आप कोई क्रिएशन करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, उस पेंटिंग का सही इस्तेमाल होता है, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ उसका सही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो एक खुशी तो देता ही है, एक सुपर। आपकी डॉक्यूमेंट्री में बकरे ने काम खराब कर दिया सर। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कल्चर है। हाँ, ये ज़रूर है कि कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैं जो वायलेंस को प्रमोट, मतलब उनके हिसाब से अगर वो वायलेंस दिखाते हैं तो वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, वो उनका नज़रिया है। लेकिन ये हमारा गिरिपार का कल्चर है, तो उन्होंने मेरे को बोला वो सीन डिलीट करने के लिए, मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा। कुछ चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट्री में छूट गई, कहते हैं कि वो सिर्फ मेरी समझ में वो गिरिपार का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर आप कहे तो था। क्या आपको भी लगता है कि कुछ चीज़ें थी वो उसमें शामिल होनी चाहिए थी, या आपको लगता है कि नहीं, आपका नज़रिया सिर्फ इतना था कि हाँ ये चीज़ें ही सामने होनी चाहिए, या बात इन पे ही होनी चाहिए?
अगर आप देखेंगे गिरी पार का जो कल्चर है उसका मैंने 10% भी नहीं दिखाया। उसका रीज़न ये है कि आप सब कुछ एक फ़िल्म में नहीं समेट सकते। अगर आप सभी कुछ उसमें डाल देंगे तो पीपल वोंट बी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग अ फ़िल्म। ये एक कॉन्शियस डिसीजन था। आप बात कर रहे हैं पॉलीएंड्री की, जो एक कल्चर है जो मैंने पर्पसली इसमें नहीं दिखाया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं दिखाई। उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने पहले बताया, निरंतर प्रोसेस है। आप एक फ़िल्म में न दिखा के आप धीरे धीरे फिर कोशिश करते हैं दूसरी फ़िल्म में कुछ और दिखाने का, तीसरी फ़िल्म में। मतलब ये हम ये कहें कि भैया अभी कई सीरीज आने वाली है, हम इंतज़ार करें, दिल थाम के बैठे हम। उसमें देर हो सकती है लेकिन आएगी ज़रूर। मतलब ऑब्वियसली फ़िल्म बनाना इतना आसान नहीं है कि मैं जाऊं और मैं शूट करके आ जाऊं। देयर आर मेनी वेरिएबल्स विच आर फैक्टर्स विच आर देयर। तो जैसे जब भी मैं सक्षम होऊंगा ऑब्वियसली मैं दूसरी सीरीज़ बनाऊँ। गिरी पार के हिस्से में जो भी आया वो आधा आया, अधूरा आया, या फिर पूरा का पूरा आया सर? क्या आपको लगता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है, यकीनन वो आपकी आत्मा होगी, बतौर पत्रकार मैं समझ सकता हूँ, क्या आपको लगता है कि उस डॉक्यूमेंट्री के साथ वो जस्टिस हुआ, या आपको लगता है कि वो इनजस्टिस हुआ? अ, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा इनजस्टिस हुआ है जो भी है, लेकिन हाँ ये है कि एक चीज़ हम लोगों को समझनी पड़ेगी। जो लोग भी ये देख रहे हैं और ख़ासकर गिरी पार के लोग हैं, ये जो फिल्म है ये हमारा एक विंडो है बाकी की दुनिया के लिए जो हमको नहीं जानते कि हम एग्जिस्ट करते हैं। तो फिल्म सिर्फ देख के हमें नहीं रुक जाना चाहिए, हमको इसको और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बात घुमा गए आप ना। हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जो मिला, केंद्र सरकार ने जो दिया, क्या आपकी डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि हमने पहले मैंने कहा भैया वो तो आपकी आत्मा है, उस आत्मा के साथ वो जस्टिस हुआ या इनजस्टिस हुआ सर? देखिए, आप अगर इस मुद्दे की बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक वादा किया है कि ये होने वाला है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है। ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इनजस्टिस है या जस्टिस है। उसका रीज़न ये है कि हम एक पड़ाव तक पहुँचे हैं अभी तक। ये लॉन्ग फाइट है, ये इतना आसान न था, न है, न रहेगा। और एक पड़ाव तक पहुँचे, हमें उस पड़ाव का सम्मान ज़रूर करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अगर ये वादा आपको कर दिया है, वो गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट अभी तक एक्नॉलेज ही नहीं करती थी, उस गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि हाँ ये काम हो गया है, तो हमको थोड़ा सा संयम और रखना चाहिए और इस बात का सम्मान करना चाहिए कि हम कहीं तो पहुँचे हैं। उस डेस्टिनेशन का, उस पड़ाव का, वो जो एक जर्नी का एक लेवल आया है, उसका हमको सम्मान करना चाहिए। अगर हम नहीं सम्मान करेंगे तो आगे हम एक तरीके से वो वॉर लूज़ कर जाएंगे। पहले कह रहे थे कि भैया हार्टी दे दो दे दो दे दो, है ना, अब आ गया है तो अब वो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे तैर रही है। जी। फिर बात वही, उनसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने हार्टी को लेकर बहुत पहले एक सपना देखा था कि ये पीड़ा है और कैमरे के फ्रेम में पीड़ा इस तरह आनी चाहिए, है ना सर? तकलीफ़ होती है उन चीज़ों को पढ़कर कि हम कहीं ना कहीं दिशाहीन तो नहीं है, या हम समझ नहीं पा रहे कि हमें चाहिए क्या था, हमें मिला क्या, और क्या हम सोच रहे हैं। संजीव भाई, मैं ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है इसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। मैं फ़िल्म बनाता हूँ, फ़िल्म के नज़रिए से मैंने अपनी बात रखी है, लेकिन एक आम आदमी होने के नाते, एक हाटी समुदाय से जुड़े होने के नाते प्यार है, सम्मान है, पीड़ा होती है। और पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि जो सोशल मीडिया है ये सिर्फ आप अपने घर पे लिख के सिर्फ घर वाले नहीं पढ़ रहे हैं, दुनिया भी पढ़ रही है। और क्या संदेश जा रहा है उस आपके एक स्टेटस अपडेट से, या आपके ट्वीट से, या आपके उस कमेंट से, वो आपको समझना पड़ेगा और आपको खुद तय करना पड़ेगा कि मैं क्या संदेश दुनिया को देना चाहता हूँ। क्या आप संगठित हैं, ये दिखा रहा है कि आप वो जो कमेंट कर रहे हैं क्या वो उसमें उस आपकी कम्युनिटी जो है उसके सम्मान में इजाफा कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है, बहुत ज़रूरी है क्या मुझे वो कमेंट करना या वो स्टेटस भेजना?
क्योंकि ये चीज़ हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि दुनिया में क्या संदेश जा रहा है, ये आप तय कर लीजिए कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह है। सर एक आखिरी सवाल, शायद टेक्निकली आप इस चीज़ को समझे। क्या जो क्षेत्र है वो ट्राइबल घोषित होना चाहिए था, या कुछ जातियाँ जो है वो ट्राइबल घोषित होना चाहिए था? अगेन संजीव जी, मेरा विषय नहीं है ये, ऑब्वियसली मेरा उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर क्षेत्र होता है तो जो सहूलियतें हैं वो मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा जस्टिफाइड है। बाकी ये विषय जो है वो टेक्निकल कंप्लीटली जो है वो विशेषज्ञों का है, और वो ही विशेष जान सकते हैं कि क्या ये है, इसमें क्या टेक्निकल चीज़ें हैं क्या नहीं है। मेरा जो पूरा फोकस है वो ये है कि एक कम्युनिटी है हाटी। 100 में से नंबर दे दीजिए सर। डॉक्यूमेंट्री बन गई, पीड़ा को आपने समझ लिया, कैमरे में ढाल दिया, है ना सर? कितने नंबर देंगे सर जिन्होंने इस आवाज़ को सुना? मैं तो 100 में से 100 दूंगा, क्योंकि जो मेरा जो पूरा फोकस था वो तो यही था कि मेरी जो मेरा व्यू पॉइंट है वो लोगों तक पहुंचे, और लोगों तक पहुंचा। और टाइमिंग सही थी सर? टाइमिंग बहुत अच्छी थी, मतलब टाइमिंग मेरे हिसाब से तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, दोनों काम पहले हो जाने चाहिए थे। पहले हो जाते तो और अच्छा होता, लेकिन हाँ ठीक है, जब मिला तब अच्छा है। दिल से स्वागत करे कि दिमाग से स्वागत करे सर? मैं तो दिल से ही बोलता हूँ और दिल से ही स्वागत करता हूँ। कुछ नया होने वाला है, कुछ नया आने वाला है सर? ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ जो संदेश आपके माध्यम से मैं लोगों को देना चाहूँगा कि मतलब जो हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से ना देखें। सॉरी, एक जो चीज़ मैं आपके माध्यम से सब अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा वो ये बताना चाहूँगा कि हर चीज़ को राजनीतिक तराजू में ना तोलें। हम अभी आज की डेट में आपके जितने भी यूथ है वो बहुत अवेयर है। अब आप ये देखें कि आप इस जो आपको ये स्टेटस मिला है इसका भरपूर फ़ायदा आपकी जो क्षेत्र है वो कैसे पहुंचा ले सकता है। आप अच्छा बोलते हैं, आप मीठा बोलते हैं, सरल दिखते हैं, सरल भी बोलते हैं सर। हमें लगता है, हो सकता है कि हम इस जगह हम गलत भी हो सकते हैं। दो कम्युनिटी के बीच में या कई जातियों के बीच में एक लंबी एक दरार जैसी आ गई है। मैं विवेक तिवारी साहब से बात कर रहा हूँ जिन्होंने गिरिपार को 20 साल पहले भी देखा, आज के गिरिपार को भी देखा है। क्या सर ये वक्त है कि वो एकजुट हो जाए, एक साथ आ जाए, और जो प्यार पहले था उस प्यार में गहराई होनी चाहिए, न कि खाई पैदा होनी चाहिए? अगर संगठित नहीं रहेंगे तो बिखर जाएंगे। मैंने नॉर्थ ईस्ट पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, लगभग सारे स्टेट्स पे, दूरदर्शन पे वो प्रदर्शित हुई थी। मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड की अगर मैं बात करूँ वहाँ भी ट्राइब्स हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं आपका, सिक्किम में भी ट्राइब्स हैं, अरुणाचल में भी ट्राइब्स हैं। उनकी खूबसूरती यही है कि वो चाहे आपस में जितना मर्जी लड़ लें, लेकिन जब हम गए वहाँ पर तो उन्होंने सामने सब लोग एकदम एकजुट नज़र आए, और वो एक ऐसा बंडल होता है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। यही रीज़न है कि आज की डेट में भी अरुणाचल जाने के लिए आपको इनर परमिट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, वहाँ की जो ट्राइब है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इनर पास दे के ही लोग अंदर जा सकते हैं एज ए इंडियन भी। मैं ये नहीं कहता कि इनर पास के लिए आप वो करें, लेकिन संगठन में बहुत ताकत होती है। जब आप संगठित रहते हैं तभी आप कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं, नहीं तो आप बिखर जाएंगे। रास्ता निकलेगा तो संगठित होकर निकलेगा। अगर आप टुगेदर ही नहीं है, अगर आप एकजुट ही नहीं है, अगर आप 2 पार्टियों में बटे हुए हैं, 3 पार्टियों में बटे हुए हैं, तो कोई ना कोई तीसरा आके आपका फ़ायदा उठाएगा। तीसरा मतलब नेता माने क्या सर? नहीं, नेता ही होना ज़रूरी नहीं है, और नेताओं को दोष देना भी नहीं चाहिए। मैं नेताओं को दोष नहीं देता, वो तो मैं और आप तय करते हैं ना कौन नेता होगा। तो वो तीसरा जो होगा वो ऑब्वियसली आपकी कम्युनिटी का नहीं होगा, या हो सकता है कम्युनिटी का वो ऐसा इंसान हो जो पर्सनल गेन के लिए वो कर रहा हो। सिर्फ नेता होना ज़रूरी नहीं है, वो कोई भी हो सकता। चलिए, शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। तो विवेक तिवारी साहब थे जिन्होंने हाटी को लेकर, जो आप कहते हैं ना कि हाटी को जो आज हक मिला है
जो भी मिला है, लेकिन उस हक को, आवाज़ को सही जगह पर सही समय पर पहुंचाने वाला चेहरा विवेक तिवारी साहब थे, जिन्होंने हाथी को सिल्वर स्क्रीन पे उतारा। तो शायद ऐसा गलत नहीं होगा ये कहना, लेकिन उनकी बात को पूरी दुनिया ने सुना। हाथी को नज़दीक से, बेहद करीब से पूरी दुनिया ने सुना। कई सवाल थे, कई सवालों का जवाब आ गया। उन्होंने जो विचार रखे, आप इन विचारों को अपनी समझ रखें, सुने, समझे, यकीनन आपको जवाब मिल जाएगा। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोटा साहिब, स्टिंगबाज।